आवाज आ रही है भाई लोगों? यस सर। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ। चलो, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के वो जो प्लस माइनस वाले मल्टीप्लाई डिवाइड वाले काम थे वो कर लिए थे ना? यस सर। चेन रूल समझ लिया था हमने? यस। अच्छा, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो चेन रूल की। देखो, ये देखो y इक्वल टू गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। y इक्वल टू साइन ऑफ 3x स्क्वायर दिख रहा है सबको? इसका dy बाई डी एक्स करेंगे ना, dy बाई डी एक्स। ट्राई करो एक बार, देखो। कर रहे हैं भाई, ट्राई कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। हम्म। सर हाँ भाई, सर एक बार फिर से बताना चैन रूल। चेन रूल ही फिर से बताना। यहाँ पर तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी फिर से बताने में। नो सर, ये वाला बस ये वाला ही बता दो जो चलो आपने अभी लिखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तब देखना है। सर वो तो मुझे पता है पहले से सर, ये वाला बता दीजिए सर बस। हाँ, अभी सर ये इसको सॉल्व करते हैं। पुराना रिवाइज करवा रहे हैं ना, मतलब अभी ये करवा दिया। हाँ, ये पिछली बार हो गया था यार, है ना? मैं तो अभी जब तक और लोग आ रहे हैं तब तक, है ना, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किया, किसी ने सॉल्व किया भाई? सर 6x cos 3x स्क्वायर। बिल्कुल सही, एकदम सही। इसका आंसर है 6x कॉस ऑफ 3x स्क्वायर। बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं कैसे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कि अगर मान लो हमारे पास ये है तो हमने यहाँ पे 3x स्क्वायर को t कह दिया, ठीक है ना? तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी, है ना? फिर हमने कहा कि y इक्वल टू साइन t है, तो dy बाई डी एक्स को हम चेन रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना? तो अगर y इक्वल टू साइन t है तो ये हो जाएगा cos t
और dt बाई dx से अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अब cos t में t की जगह 3x² लिख देंगे और dt बाई dx की जगह 6x लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मतलब हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में कर लिया था ना। यस सर। ठीक है, तो ये फिजिक्स में आगे यूज होता रहेगा। अब देख लेते हैं, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है ना, आज का टॉपिक है हमारा। cos 3x 6x आ रहा है क्या? नहीं यार, इसका आंसर ये है, देखो इसका आंसर है आपने करवा दिया? 6x cos ऑफ 3x², ये है। हाँ सर, वही तो बनता है, मतलब अरेंज करें तो वही बनेगा। ठीक है सर। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव लिखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें पहला एप्लीकेशन जो है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे पता करेंगे, तो इसको पहले ग्राफ से समझ लेते हैं और फिर इसमें डेरिवेटिव हमारी क्या हेल्प करेगा वो एक बार देखेंगे ना। तो इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं हम, देखो ये ऐसे, ठीक है ना। यहाँ y लिख देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं। अच्छा, मैं दो x की वैल्यू लेता हूँ, एक x1 और एक x2। अच्छा, इस ग्राफ को देखकर बताओ ग्राफ कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। सर ये अपना मिडल है ना, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मिडिल में इंक्रीज हो रहा है, मिडिल मतलब ये? यस सर। नहीं यार, हम तो x1 x2 में से देख रहे हैं। अच्छा, x1 सर और x2 में x1 पे एक- इंक्रीज हो रहा है और yes, x2 पे डिक्रीज डिक्रीज हो x1 रहा पे है, इंक्रीज हो रहा है और x2 पे डिक्रीज हो रहा है। ये बात डिक्रीज हो सबको रहा समझ में आ रही है? है। यस सर। किसी को अगर ये डाउट हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे कह रहे हैं तो एक बार पूछ लो यार। ये बात सबको क्लियर है कि सर वो स्लोप के हिसाब से कह रहे हैं ना? हाँ, हम तो कॉमन सेंस के हिसाब से कह रहे हैं। देखो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो ये बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ रही है। यस सर। x1 यहाँ आने के बाद फिर ये कम होना शुरू हुई, ऐसे कम होना शुरू हुई। तो x2 पे आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, है ना। तो हम ऐसे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएगा, x1 पे आगे बढ़ेंगे तो और ऊपर जाएगा ये, x2 पे आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ और नीचे आ जाएगा ना। नीचे आ रहा है, तो डिक्रीज हो ऐसे रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ग्राफ देख के बताना तो ईजी है। यस सर। ठीक है, अब इसमें डेरिवेटिव हमारी कैसे हेल्प करते हैं वो देखते हैं। तो हम अगर x1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं देखो, और x2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट हमने x2 पे ड्रॉ किया। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। इस वाले टेंजेंट का एंगल देखना है एक्स एक्सिस के साथ, इसको मैं θ1 कह देता हूँ। और इस वाले टेंजेंट का एंगल देखते हैं एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, इसको θ2 कहता हूँ। θ1 और θ2 में एक फर्क देख रहे हो क्या है? θ1 और θ2 में डिफरेंस क्या है? सर 180 है, मतलब उन दोनों का सम 180 हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? मतलब कोई भी दो रैंडम एंगल लें, उनका सम 180 कर दें? सर स्ट्रेट लाइन है ना, वो स्ट्रेट लाइन है ना सर, वो उसकी वजह से दोनों का सम 180 हो जाएगा ना। ऐसे कैसे हो जाएगा क्या? फिर टेंजेंट है इसलिए। अबे नहीं यार, ना। देखो θ1 एक्यूट है, θ2 ऑब्ट्यूस है, इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है इनके बीच में। ठीक है, पहली बात तो ये समझ, है ना। एनीवे, तो हमने कहा कि θ1 एक्यूट है और θ2 ऑब्ट्यूस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो tan θ1 है वो पॉजिटिव है और जो tan θ2 है वो नेगेटिव है। ये बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से? यस सर। ये क्लास का टाइम तो सब लोगों को पता चल गया था ना? यस सर। यस सर। आज पता नहीं बहुत सारे Yes, लोग sir. गायब हैं क्लास से। चलो, एनीवे, तो tan θ1 पॉजिटिव है, tan θ2 नेगेटिव है। अच्छा, tan थीटा स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ये बात सही है ना? यस सर। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन
इंक्रीजिंग फंक्शन द स्लोप मस्ट बी, क्या होनी चाहिए? स्लोप क्या होनी चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन की? इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब स्लोप इंक्रीज ऊपर। नहीं होनी चाहिए बेटा, स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव सर। ठीक है ना। फॉर ए डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन द स्लोप मस्ट बी, कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होनी चाहिए, ये बात ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, हमेशा स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा किसी पॉइंट पर चेक करते हैं हम, है ना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ तक ये समझ लो, अगर कभी भी हम चेक कर रहे हैं कि कोई स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका मतलब ये हम ये चेक कर रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग एट अ गिवन पॉइंट, है ना। तो इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर। कर लिया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ देखा है क्या किसी ने? कोई बात नहीं, y इक्वल टू साइन एक्स, तो y और x ऐसे लिख देते हैं। और इस तरह का ग्राफ होता है साइन का। सर सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ हाँ किसी को टाइमिंग नहीं पता क्लास की। मैंने अभी शाश्वत का कॉल आया ना, यार, वो फिर ग्रुप में डालने का क्या फायदा हुआ? पता नहीं सर, अभी का शाश्वत का कॉल आया तो मैंने उसे बताया अभी 6 बजे से क्लास शुरू हो गई है। क्या तो था, उसने तो कहा सुबह ही डाल दिया था यार। वैसे भी मंडे तो क्लास होती है ना, वैसे एक यस फ्राइडे सर, की क्लास थी जो हमारी नहीं हुई थी, यस सर। है ना। तो अगर देखो मैं ग्रुप पे एक बार लिख एक देता हूँ बार है सर। ना, हाँ, अगर आवाज़ दे सको सबको तो दे दो, जनता इकट्ठी हो जाए तो अच्छा है ना। ठीक है सर। गांव में मुनादी करवाओ कि क्लास शुरू हो गई है। एक बार देख लो, देखो क्या हो रहा है सर? है, संदेश भिजवाया जा रहा है कि क्लास शुरू हो चुकी है। सर संदेश भेज दिया। भेज दिया संदेश। मैं भी डालूं क्या? हाँ देखो, पहली बात तो कौन कौन गायब दिख रहा है वो देख लो, है ना, ठीक है। मुझे लग आधे रहा है, बच्चे। नहीं आधे कहाँ यार, अभी 13 आ गए हैं, 4 लोग गायब हैं ना। देखो आकाश है, आदित्य है, अर्पित है, आयुष्मान है, भव्या है, भूमिका है ना, और लवीना है, प्रियांशु है, राघवन है, साई आर्यन है, शाश्वत है, संभव शाश्वत। गायब दिख रहा है देखो एक तो मुझे, है ना। अर्जुन है सर। अर्जुन भी गायब है ना। तो अर्जुन संभव दो तो पकड़ में आ गए, और देखो कौन दिख रहा है जो नॉर्मली दिखता है, अभी नहीं दिख रहा है। आप लोग चेक करो। तो मुझे लगता है लड़कियों में से गायब। सूर्यांश है क्या? सूर्यांश है, सूर्यांश है। अर्जुन और संभव देखो, 2 लोग तो ये हो गए है ना, और मैं बताता हूँ। अर्पित? सर निशा, निशा भी नहीं है। अर्पित है, निशा तो अपनी निशा क्लास में है ही नहीं यार कोई। सर लेकिन ग्रुप में है, नहीं ग्रुप में निशा तो कोई नहीं है यार, मतलब निशा जहाँ तक, गुप्ता करके। नहीं गुप्ता तो लवीना है, लवीना क्लास में है ना। और और सुजाता। सुजाता क्लास में कौन है? वो किसी के ना पेरेंट्स में से अच्छा अच्छा नाम अच्छा हुआ अच्छा, शायद। सुजाता वो है राघवन, सॉरी सॉरी सॉरी। सुजाता राघवन, ठीक है। रुको यार, रुको। सर हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्लास वैसी। नहीं वो हम 10 मिनट आगे पढ़ लेंगे यार उस केस में ना, अगर ऐसा ना हो जाए ना, फिर हाँ वो फिर कुछ। रिकॉर्डिंग वाला चक्कर हो जाएगा, इनको रिकॉर्डिंग देखनी होगी, फिर वो समझेंगे, है ना। हाँ सर। अलग तरह की समस्या है वो एक। संभव ने तो मैसेज देख लिया। श्योर रे।
है सर। एक पार्टिसिपेंट बढ़ गया। एक नहीं बढ़ गया यार, उतने ही है, 14 ही है, मतलब 13 स्टूडेंट्स हैं, 4 लोग गायब चल रहे हैं। शायद एक लड़की गायब है। चलो एक काम करते हैं हम लोग, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं ना। तो अपनी तरफ से संभव आ गया सर। संभव आ गया, देखो है ना, 15 हो गए, अब 2 लोग गायब हैं, है ना, फिर उनसे हमको उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना। चलो तो ये y इक्वल टू सर मुझे लगा था कि क्लास 6:30 होगी, मैंने अभी देखा फोन पे। बेटा वो 6:30 तक तो मेरे ख्याल से अनन्या हाँ टेस्ट था ना, यस जब तक था। अनन्या है क्लास में कि नहीं है? नहीं सर। नहीं और सर। बताओ वो 6:30 के चक्कर में ही है इसका मतलब। हाँ सर। ओहो, लेकिन यस उसका सर, वो मैं starting भी है। 6:30 सोच के चल रहा था। यार लेकिन वो तो 6:30 तो सिर्फ पिछले वेंसडे तक था ना। यस सर, जी सर। तो वो तो चलो एनीवे, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, इस ग्राफ में देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 90 यानी π/2 है, और यहाँ पे पाई है, और इस पॉइंट पे पाई है। अभी 0 से पाई तक ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने डिस्कशन को। इस ग्राफ को देख के एक बार सोचो कि कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। एक बार देखो सब लोग, 0 से पाई में कहाँ से कहाँ तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है? 1 तक मैक्सिमम। नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किस वैल्यू तक पाई जा रहा बाय है? 2 तक। x की वैल्यू, हाँ 0 से π/2 तक फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये बात ठीक इंक्रीज है। कर रहा है, यस सर। तो ये हम कंफर्म कर लें यहाँ से, देखो है ना, अगर मैं इसका dy/dx लेता हूँ विच इज द स्लोप, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? cos x। X। cos x होता है, ये बात ठीक है ना। तो अब मान लो हम कोई एंगल ले लेते हैं 0 से π/2 के बीच में, है ना, तो चेक करते हैं, चेक एट π/4 dy/dx की वैल्यू हो जाएगी cos π/4। सही बात है, cos π/4। cos π/4 कितना होता है? 45 1/√2 होता है। लेकिन हम इस बात में इंटरेस्टेड है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो हम क्या लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करता है, एट x इक्वल टू π/4 द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, y इक्वल टू sin x इज, बोलो क्या लिखूं आगे यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, इंक्रीजिंग है ना। तो अभी बात समझ लो ना, x इक्वल टू π/4 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमने स्टैब्लिश कर लिया है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, हम π/2 से बड़ा एंगल ले लेते हैं ना, जैसे चेक करते हैं, चेक एट x इक्वल टू लेट्स से 2π/3 ले लेते हैं। 2π/3 बाय द वे कितना होता है, 120 डिग्री होता है ना, 120 डिग्री। तो हमारे पास dy/dx जो आएगा, dy/dx वो cos ऑफ 2π/3 हो जाएगा। अच्छा, cos 120 हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, कितना होता है, -1/2 -1/2 -1/2 है ना। तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट 2π/3। वेरी गुड, है ना। तो ये हो जाएगा, implies that the function y equal to sin x is decreasing, ये एरो लगा देते हैं नीचे वाला, is decreasing at 2π/3। ये समझ जाएंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। ये बात सबको समझ में आ रही है? इसको एक बार नोट कर लो, है ना, फिर और इसके बारे में 1-2 बातें कर लेते हैं। कर लिया सर। नोट कर लिया? अच्छा, सबने कर लिया, ठीक। यस सर। आ गया सर समझ में। अब देखो, है ना, बिल्कुल एक बार एक पॉइंट और बस समझ लो, है ना, तो अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाएगा। देखो यहाँ तो क्या है, हमारे सामने ग्राफिकल एविडेंस था कि सामने ग्राफ बना हुआ रखा है ना। यस सर। तो हमें बहुत सिंपली समझ में आ जाता है देख के ही, इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, ये बात ठीक है ना। लेकिन यस। बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं, है ना, कि हम उनका ग्राफ एकदम से देखकर नहीं बना सकते। उसके लिए या तो हमें ग्राफिंग कैलकुलेटर चाहिए होगा या कंप्यूटर की हेल्प लेनी होगी, जो हो सकता है हमारे पास उस वक्त अवेलेबल ना हो, है ना। तो ऐसे केस में हम सिर्फ किस पे रिलाय करेंगे, डिफरेंशिएशन पे रिलाय करेंगे कि हमारे पास क्या कोई भी कैसा भी फंक्शन है। मान लो हमने कहा y इक्वल टू x - 1/x, ये फंक्शन ले लेते हैं, देखो ना, ये लिख लो,
अब x माइनस वन अपॉन एक्स एक बहुत ही टिपिकल फंक्शन होता है जिसका ग्राफ एकदम से हम सोच नहीं सकते कितना होगा ये बात, ठीक है ना। तो एक बार इसको लिख लेते हैं और फिर चेक करते हैं, है ना। चेक एट x इक्वल टू लेट्स से हाफ कह देते हैं ना, whether the function is increasing or decreasing. Check at x equal to half whether the function is increasing or decreasing. तो कैसे चेक करेंगे, एक बार स्टेप समझाओ मुझे। सबसे पहले क्या करेंगे, सर x इक्वल टू हाफ पे हम सॉल्व करेंगे नहीं और सॉल्व नहीं करेंगे बेटा सॉल्व नहीं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डिफरेंशिएट यस x इज इक्वल टू हाफ पे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट पहले, नहीं मेरी बात सुनो, पहले डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx लिख दो, कितना आएगा मुझे बताओ, डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा। सर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस 2 1 प्लस 1 पावर अपॉन, जी सर। एक बार चेक कर लो सब लोग, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो कि ये कैसे हुआ। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो जाना चाहिए ये कि यस सर। यस सर। अच्छा 1 प्लस ठीक है सर। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ सर समझ आ गया समझ में आ गया, ठीक है। यस। तो एक ये बन गया अब हमारा डिफरेंशिएशन। तो अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, है ना, टू चेक पुट x equal to half in the above relation। इसमें x equal to half को पुट करना है हमें, ठीक है ना। तो मैंने लिखा देखो dy by dx equal to 1 plus 1 अपॉन हाफ का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 1 plus 4 which is equal to 5। 5 हो जाएगा। हम इंटरेस्टेड है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव पॉजिटिव आया, ये बात ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव आ गई इसकी वैल्यू, पॉजिटिव ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये फंक्शन है x इक्वल टू हाफ पे, है ना, इसका कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन है द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू हाफ। ये बात समझ में आ गई सबको, हाँ सर। ठीक है। तो कैसा भी फंक्शन हो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये पता कर सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, पक्की बात है ना। अच्छा, इसके प्रैक्टिकल यूजेस कहाँ पे होंगे, है ना, वो हालांकि हमें फिजिक्स में बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है, बट आप ये समझ जाओगे कि जैसे मान लो हम कहते हैं ग्राफ होता है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। तो उसमें यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, जैसे मान लो x, और यहाँ पे टाइम लिखते हैं t, ये बात ठीक है ना। अब मान लो किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह से कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं ना इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं। ये फंक्शन जो है कहाँ पे पॉजिटिव है। भाई वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज dx by dt, वेलोसिटी dx by dt होती है ना। तो मैं अगर यहाँ पे एक रीजन ले लेता हूँ, देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट 0 से x1 और फिर आगे, तो 0 से x1 तक वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग। नहीं वेलोसिटी इंक्रीजिंग नहीं है, x इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई ना। स्लोप है वो, स्लोप पॉजिटिव है ना। और उसके बाद स्लोप क्या हो गई, यहाँ पे स्लोप क्या हो गई, डिक्रीज हो रही नहीं स्लोप नहीं डिक्रीज हो रही है, स्लोप नेगेटिव है ये बोल, स्लोप नेगेटिव, सॉरी सर। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ये बात समझ में आ रही है एकदम। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के मतलब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो फिजिक्स में आते रहेंगे इसमें, तो वो हम टाइम आने पे समझ जाएंगे। तो इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्लियर हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सबको ना, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस और कर लेंगे हम लोग। तो ये तो हुआ पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखना है, देखो ये लिखो मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है एक तो वो समझते हैं, और इसको फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। उसके लिए फिर से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
हमने इस तरह से ग्राफ बनाया, देखो ये y वर्सेस x का कोई ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, ये पॉइंट देखना, ये वाला मैं इसको कह देता हूँ x1, और एक ये वाला पॉइंट देखना, इसको मैं कह देता हूँ x2। अच्छा, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको कह देते हैं y1, और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको कह देते हैं y2, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से समझना। x1 पे y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के सभी x की वैल्यू से ज्यादा है। रिपीट करूं स्टेटमेंट? नो सर, सही है, ठीक है। बात सबको अच्छे से समझ में आ गई कि मतलब इससे एग्री करते हैं सब लोग कि एट x1 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन is highest when compared to any other neighboring value of x। Yes, sir. ये सही है ना? Yes. ठीक है। सिमिलरली x2 के बारे में हम कह सकते हैं ना, at x2 the value of y is minimum when compared to any other neighboring value of, है ना? Yes. ये Yes, सही बात sir. है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, है ना। तो सबसे पहले हम मैक्सिमा की डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको और डिटेल में समझेंगे। तो मैक्सिमा क्या है, देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। मैं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह देता हूँ, है ना। द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमेशा एक्स नहीं कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच the function कौन है, y, है ना। the function acquires a maximum value in a neighborhood लिख लो एक बार इसको। नेबरहुड की स्पेलिंग में यहाँ यू लगाना आपकी चॉइस है, वो आप लगा सकते हो। Done. लिख लिया सबने ना। एक बार इसको अच्छे से रट लेते हैं। हमने कहा मैक्सिमा जो है, ध्यान रखना, मैक्सिमा एक्स की वैल्यू को कहते हैं, वाई की वैल्यू को नहीं कहते। किसको कहते हैं? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कहते हैं। वो वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां पे फंक्शन क्या एक्वायर कर ले, एक मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर ले इन अ गिवन नेबरहुड, मतलब अपने आसपास के एक्स की वैल्यूज के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये नेबरहुड जरूरी है, वरना क्या होगा, हमें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा समझना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं अपने आसपास की वैल्यूज में वो एक्स जहां पे जाके फंक्शन क्या हो जाता हो, मैक्सिमम हो जाता हो, ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है भाई? यस, है ना। Yes, इसको sir. बिल्कुल एक मंत्र से याद रख सकते हैं। मंत्र है ना, सब लोग मेरे साथ जाप करें। जहां होगा मैक्सिमा वहां फंक्शन बनेगा मैक्सिमम। जहाँ होगा मैक्सिमा जहां होगा मैक्सिमा वहां फंक्शन बनेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। जहां होगा मैक्सिमा वहां फंक्शन बनेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो मैक्सिमा कौन है, एक्स। मैक्सिमम कौन है, Why? वाई। ये बात समझ गए ना। तो मैक्सिमा और मैक्सिमम में फर्क समझ गए? यस सर। अच्छा, 2-3 दिन बाद भूलोगे तो नहीं? नहीं, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लेना ताकि हमेशा के लिए बात क्लियर हो जाए। मैक्सिमा और मैक्सिमम में फर्क क्या होता है? सर मैक्सिमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए और मैक्सिमम फंक्शन के लिए। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत सही है ना। तो आई बात समझ में? यस अब इसको सर। याद रखना। देखो अभी तो क्या है, जोश जोश में हाँ में हाँ मिला दे रहे हो, है ना। 2-3 दिन बाद साफ हो जाएगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस उसको नहीं होने देना, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है जी। तो मैक्सिमा वाली बात समझ गए। इसी तरीके से अगर हम मिनिमा डिफाइन करें तो करवा सकते हो? मुझे मिनिमा की डेफिनेशन लिखवा सकते हो? सर द वैल्यू ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द फंक्शन एक्वायर्स।
हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो सेम डेफिनेशन वापस लिखनी सर है। बस मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर देना है। बस समझ गए ना, तो बस यही वापस लिख दें। चलो सब लोग साथ साथ लिखते हैं, मैं भी लिख देता हूँ ताकि अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे ना। द वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच, ये तो ऐसा कैसा छापना है ना, द फंक्शन यानी कि y acquires a minimum value, है ना, मिनिमम वैल्यू इन नेबरहुड, है ना। अगेन नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड। ये नेबरहुड पे क्यों इतना स्पेसिफिक जोर दे रहे हैं, इस बात को एक बार समझ लेते हैं। देखो, अगर मान लो यही हमारा जो फंक्शन है, ये हमने ऐसे बनाया होता, ऐसे करके, इस फंक्शन में आपको कितने मैक्सिमा दिख रहे हैं? सर एक ही तो है। क्या बात कर रहे हो यार, कौन राघवन बोला? 2 है। नहीं सर, अगर पूरे ग्राफ में देखे तो एक ही तो होगा फिर। कैसे बेटा, देखो तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बात हमें समझनी है कि मैक्सिमा का मतलब जो होता है अपने आसपास की वैल्यूज में मैक्सिमम होना होता है। मतलब उससे सर दूसरा वाला भी तो आस पास ही है, कौन सी बहुत दूर है। हाँ ठीक है, मतलब भोला सवाल है तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस तरह सोचो, अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा से चले हैं, है ना, तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो क्या, फंक्शन में पहाड़ कितने बन रहे हैं, पहाड़, यस सर, वो इजी रहेगा। है ना। हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ। ऐसे समझ गए। तो फंक्शन में पहाड़ कितने बन रहे हैं? यस सर, 2। 2 पहाड़ बन रहे हैं, एक छोटा पहाड़ एक बड़ा पहाड़, ये बात ठीक है ना। यस सर। अच्छा, इसको कह देते हैं वैली, ये पहाड़ है तो ये क्या हो जाएगी, वैली। वैली कितनी बन रही है? एक। सर एक ही फिलहाल बन तो रही है, एक। अनलेस हम यहाँ पे भी एक ऐसे बना देते तो इट वुड हैव बीन अनदर वैली, ये बात ठीक है ना। यस सर। तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास मिनिमा भी 2 हो गए, है ना। यस सर। ठीक है, तो अब ऐसे समझना कि किसी फंक्शन में मल्टीपल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। अब फंक्शन में हैव क्या हो सकता है, मल्टीपल मिनिमा और मल्टीपल मैक्सिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, ये बात ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 मैक्सिमा है अपने अपने नेबरहुड में, देखो अपने अड़ोस पड़ोस में ये बादशाह है, यस सर। अपने अड़ोस पड़ोस में ये बादशाह है। यस सर। ग्लोबल बादशाह कौन हुआ, ये वाला। ये वाला हुआ, ये बात ठीक है ना। इसको x3 कह देते हैं। तो x3 को हम कौन सा कहेंगे, कौन सा मैक्सिमा कहेंगे, ग्लोबल। ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा। मैक्सिमा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लोकल मैक्सिमा, है ना, गली का गुंडा है ये तो, यस सर। है ना। और ये अपने मोदी जी हो गए, यस सर। ठीक है जी, है ना। तो ये तो हो गए ग्लोबल मैक्सिमा, और ये हो गए ऐसे छोटे मोटे वाले, है ना, ठीक है जी। और ये हो गए हमारे बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा पिटे हुए हैं, यस ये अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा पिटे हुए हैं। ये कैसे पिटा हुआ है, सर, ग्लोबली सर सबसे ग्लोबली ज्यादा पिटा पिटा हुआ हुआ है, है। और ये जो है लोकली पिटा हुआ है ना। यस सर। तो समझ जाएंगे, ये बात समझ। तो अब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात समझ में आ गई, यस सर। यस है ना। तो बस ये है ना, ऐसे ही है। तो सर, अगर दो मैक्सिमा इक्वल होंगे तो यार 2 मैक्सिमा इक्वल होंगे तो फिर उनमें लड़ाई करवाएंगे, पंजा लड़वाएंगे उनमें, है ना, ठीक है। हो सकता है फंक्शन में ऐसा हो सकता है, जैसे अब आपने पूछा, ये तो मैं मैथमेटिकल आंसर देता हूँ, मजाक वाला तो मैंने दे दिया, है ना, कि अगर मान लो हमारे पास y = sin x का ग्राफ होता था ना, तो उसमें आप देखो ये अपने आप को रिपीट करता है, ग्राफ ऐसे जाता है ऐसे रिपीट करता है ना। तो इसमें देखो सारे मैक्सिमा बराबर बराबर हैं कि नहीं है, यस यस सर। सर। है ना। ऐसा हो सकता है फंक्शन में, इसमें सारे मिनिमा बराबर हैं कि नहीं है, यस बराबर है तो सर। ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना। एक फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमा कई बार अपने आप को रिपीट करे और हर बार उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आए वो सेम आए, बिल्कुल ऐसा होता है। खासकर ऐसे फंक्शन जो होते हैं ना, जिनको हम रिकरिंग फंक्शंस कहते हैं, रिकरिंग जो अपने आप को रिपीट करते हैं, उनमें ऐसा बिल्कुल होता है ना। बात क्लियर हो गई, यस सर। ठीक है ना? यस इससे ज्यादा अगर हम डिस्कस करेंगे फिर इससे ज्यादा अगर डिस्कस करेंगे तो ये क्लास फिर मैथ्स बन जाएगी, जो फिजिक्स में उतनी रिक्वायर्ड होती नहीं है, लेकिन इतना काम चल जाएगा इससे हमारा, है ना, यस सर। ठीक है ना। तो मैथ्स में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो इसमें और बहुत सारी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी, बट फिलहाल जितने से हमारा काम चल जाए उतना ही काफी है हमारे लिए। मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया सबको, राइट? यस यस सर। सर। अब Yes, sir. दिमाग में क्वेश्चन ही आना चाहिए, है ना, एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन अब दिमाग में आना चाहिए, हाउ टू लोकेट
ए मैक्सिमा और ए मिनिमा. हाउ टू लोकेट अ मैक्सिमा और अ मिनिमा. ठीक है ना. बात समझ में आ रही है सबको? दिमाग में yes, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबके? क्वेश्चन तो हाँ सर. बिल्कुल है ना कि भाई अगर हम मैक्सिमम मिनिमा को डिस्कस कर रहे हैं, हमें समझ में आ गया है क्या होता है. तो देखो ग्राफ में तो हमें बहुत समझ में आ गया कि जहां पहाड़ बना दिखे वो क्या है, मैक्सिमा. मैक्सिमा है, और जहां वैली बना दिखे वो क्या है, मिनिमा. मिनिमा. ये तो हम समझ गए. लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि हर बार किसी फंक्शन के लिए ग्राफ बनाना पॉसिबल होगा या नहीं ये हमें नहीं पता है ना. यस तो सर. हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं किसकी, कैलकुलस की. कैसे हेल्प करेगा कैलकुलस वो देखते हैं. देख रहे हो ध्यान से सब लोग? यस सर. देखो देखो यहाँ मैं और यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ को और डिटेल्ड बना लेता हूँ. ऐसे करके बना लेता हूँ. ठीक है ना. यहाँ देखना, इस जगह स्लोप देखो, इस जगह स्लोप देखो, और यहाँ पे स्लोप देखो. और स्लोप का फंडा वही है. देखो आप फिसलने वाले झूला ले लो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ और यहाँ बैठ जाओ. अगर आप इस झूले पे बैठे थे तो आपको मजा इसके कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा था या कम आ रहा था? ज्यादा आ रहा था. ज्यादा. अच्छा, तो जैसे जैसे आप मैक्सिमा को अप्रोच करते हो फ्रॉम द लेफ्ट, मजा क्या होता जाता है? कम होता जाता है. ये बात ठीक है ना? पक्की बात? यस सर. पक्की बात है ना? तो जैसे जैसे मैक्सिमम हाँ, उसके बाद फिर ये मजा जीरो हो जाता नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगा. यानी हमारा जो स्लोप है, ध्यान देना है ना, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना. व्हेन अप्रोचिंग ए मैक्सिमा फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट से जब हम एक मैक्सिमा को अप्रोच करते हैं, लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब होता है एक्स की इंक्रीजिंग वैल्यू. ये बात ठीक है ना? एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, है ना. द स्लोप decreases, the slope decreases, becomes 0 and becomes negative, नेगेटिव. इस स्टेटमेंट को एक बार लिख लो और एक बार अच्छे से समझ लो कि जो मैं कह रहा हूं वो बात ग्राफिकली समझ में आ रही है ग्राफ से आपको या नहीं आ रही है. कि स्लोप पहले कम हुई, कम होके जीरो हुई, जीरो होके नेगेटिव हो गई. यानी कंटिन्यूअसली स्लोप क्या हो रही है? नेगेटिव में जा रही है. कम होती जा रही है ना. पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव है ना. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. ठीक है. इस पॉइंट को नोट कर लेना. ये सारा ज्ञान हम बाद में एक रूल में कन्वर्ट कर देंगे ना. तो अभी तो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं ना. सर अगर सर राइट से चलेंगे सर तब भी बेटा तो राइट से नहीं चलते ना. देखो चलने का तरीका तो बढ़ते हुए होता है ना. हमारा जो ग्राफ है वो एक्स की बढ़ती हुई वैल्यू से प्लॉट किया गया ना. देखो जब हम y वर्सेस x बनाते हैं तो उसमें x का डायरेक्शन तो ये है ना. देखो जीरो से इधर की तरफ जा रहे हैं ना. यस सर. तो फिर हम उल्टा क्यों देखेंगे यार? उल्टा देखेंगे तो फिर वो मैथ्स उल्टी हो जाएगी, है ना. ओके सर. ठीक है ना. तो हम कह रहे हैं कि जब x अपने नेचुरल कोर्स में बढ़ रहा है तो फंक्शन क्या कर रहा है? अपनी स्लोप कम कर रहा है. यानी पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव. ये पॉइंट है जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं. ये लिख लिया सबने? यस सर. ठीक है. अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे एक और पॉइंट ऐसे मार्क कर लेते हैं. नोट दैट एट द मैक्सिमा द स्लोप इज, गेस कर सकते हो क्या है स्लोप इज? ऊपर देखो, मैक्सिमा पे स्लोप क्या है? जीरो. जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझेंगे, है ना. चलो यहां तक नोट कर लिया सबने. तो हम यही काम मिनिमा के लिए एक बार देख लेते हैं और फिर वापस आते हैं. ये लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर. यस सर. चलो एक काम करते हैं. अब हम मिनिमा समझते हैं ना. एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक मिनिमा हो. ठीक है ना. y वर्सेस x का ग्राफ लेते हैं ना. इसमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेके स्लोप बनाते हैं. ये हमारा टेंजेंट बना, ये टेंजेंट. यहाँ एक टेंजेंट बनाते हैं मिनिमा पे, ये टेंजेंट बना. और यहाँ एक टेंजेंट बनाते हैं, इधर एक टेंजेंट बना, है ना. तो ये हमारे x की वैल्यू यहाँ से x1 से x2 से होते हुए
x3 की तरफ जा रही है। x1 पे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, वेरी गुड। नेगेटिव। x2 पे क्या है? 0 0 है। और x3 पे क्या हो गई है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गई है ना? तो हम यहाँ पे लिखते हैं when approaching a minima from the left, है ना? From the left, the slope, क्या होती है स्लोप बताओ मुझे? 0 स्लोप 0 नहीं, मिनिमा पे 0 है, मतलब स्लोप कैसे चेंज हो रही है ये समझाओ मुझे। द स्लोप goes from negative to 0 to positive, ये सही है? यस ठीक है ना? इसका मतलब हम इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं, है ना? इन शॉर्ट द स्लोप इंक्रीजेस, ये बात ठीक है ना? और फिर से यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट दैट द मिनिमा स्लोप इज 0, है ना? एट द मिनिमा स्लोप इज 0। द स्लोप इज 0, यहां तक नोट कर लो, है ना? फिर इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड कर लेते हैं। कर इससे लिया। हम क्या सीखे? कर लिया सर, note? फिर पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमा है मिनिमा अगर यही दोनों तो, की वैल्यू बिल्कुल 0? बिल्कुल यही तो ना। तो इसका मतलब हुआ कि पहले तो हमें ये पता करना है कहाँ स्लोप 0 है, तो है ना? तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, है ना? सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो लिख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन पहला है, इफ dy by dx को स्लोप कहते हैं ना, यस सर। is 0 at a point, the point may either be a maxima or a minima। ये बात समझो पहले अच्छे से, अपने आप को समझाओ कि अगर किसी फंक्शन का स्लोप किसी x की वैल्यू पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो x की वैल्यू या तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी या मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगी, दोनों में से किसी एक को करेगी। कंफर्म करने के लिए हम कुछ और करेंगे, लेकिन ये बात समझ में आ रही है? यस सर। एकदम क्लियर हो जाओ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। y इक्वल टू साइन एक्स, मैंने dy बाई डी एक्स लिखा, क्या आया? cos x। मैंने cos x को 0 किया। cos x 0 कहाँ कहाँ होता है? सर 90 एंड Maximum 270 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है ना? एंड सो ऑन, और बहुत सारी वैल्यूज होती है। रिकरिंग फंक्शन है तो बहुत सारी होंगी, बट इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, मैं फिर से रेफरेंस के लिए यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है ना? तो इसमें ध्यान देना, देखो ये हमारा y है, ये x है, और ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ना? तो ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये जो बीच वाली वैल्यू, और ये 2 पाई है। अब मुझे बताओ पाई बाय 2 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है? मैक्सिमा। 3 पाई बाय 2 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है? मिनिमा। तो इसका मतलब इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये आइदर ए मैक्सिमा और ए मिनिमा नहीं, मिनिमा, ठीक है ना? तो आइदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा, इतना तो कंफर्म हो गया। अब हमें कोई एक सेकंड मेथड चाहिए जो हमें ये कंफर्म करके दे कि इनमें से कौन मैक्सिमा है और कौन मिनिमा है। ये बात ठीक है ना? यस सर। इसका मतलब अभी तक जो हमने सीखा है वो ये है कि अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा लोकेट करने हो तो सबसे पहला स्टेप है फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएशन करने पे जो फंक्शन बने उसको 0 के इक्वेट कर दें और उसके रूट्स निकाल लें। क्या कहा मैंने? बोलो भाई।
यस सर। अच्छा, अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा लोकेट करना है तो पहला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएशन। फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन से जो बने फंक्शन उसको जीरो के इक्वेट करें और फिर रूट्स और उसके रूट्स निकाल लें। ये बात ठीक है ना? तो जो ठीक है रूट्स आएंगे वो या तो मैक्सिमा होंगे या मिनिमा होंगे। ये या बात तो ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम जो हमें कंफर्म करेगा कि ये मैक्सिमा या मिनिमा है, उसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? लिखो, डबल डिफरेंशिएशन। लिख लो, एक बार लिख लो, फिर इसको समझते हैं डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है डिफरेंशिएट करके आने वाले फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? 2 बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन को, जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता था ना, तो ये ऐसे लिखा जाता है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, है ना? क्यों लिखते हैं वो एक अलग कहानी, लेकिन ऐसे लिखते हैं। तो ये नोटेशन है किस चीज का? डबल डिफरेंशिएशन का। ऐसे रेफरेंस के लिए कह देता हूं, अगर मान लो मुझे ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना होता है, ट्रिपल, तो नोटेशन क्या होता? d क्यूब by dx dx क्यूब। क्यूब। ऐसा होता ना? ठीक है, समझ गए बात को ना? क्वाड्रुपल करना होता तो 4 वो हो जाता है यहाँ। ये लॉजिक समझ गए सब लोग? ऐसे नोटेशन, ठीक है। एनीवे, तो डबल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, देखो हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स, तो अभी तक तो हमने सीखा था dy बाय dx कितना हो गया? cos x। मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इस बार मैं cos x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, है ना? नहीं तो इसको आगे समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूँ ये बात समझना, ठीक है ना? आफ्टर getting the second derivative use the values of x found in first derivative देखो, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में cos x इक्वल टू 0 लिखने के बाद इसके रूट्स लिखे थे, तो x हमारे पास क्या आया था? x आया था पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ये याद आ रहा है सबको ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है रूट्स की, वो हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। साइन ऑफ पाई बाय 2 और साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 को यहाँ पे देखना है वैल्यू क्या आती है ना। लिख लो, मैं फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पहले तो वो समझे, फिर सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देंगे? थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो ये कर दे। और नहीं सर, थैंक यू। इसको नोट कर लो एक बार। हो गया नोट कर लिया भाई? सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। देखो, अब एक यही जो ग्राफ वाला पार्ट था ना, इस पे वापस चलते हैं। ये जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, ये वाला है ना, ये यहाँ पे देखना कि हमारी स्लोप मैक्सिमा के केस में बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है, ये बात ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्लोप का रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? द स्लोप इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव होगा, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होना चाहिए ना? यस सर। ये बात क्लियर है, रेट ऑफ चेंज वाली बात? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे लिखना। नाउ इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव comes out to be negative at the values of x found in dy by dx equal to 0, this
would imply a maxima। इसको एज इट इज लिख लो, फिर मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जो हमने एग्जांपल ले रखा है ना उसमें समझाता हूँ, है ना। लिख लिया? यस सर। है ना। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये है ना हमारा डबल डेरिवेटिव, सॉरी मैं इसको यहाँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, है ना। ये हमारा डबल डेरिवेटिव है जो है माइनस साइन एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू पाई बाय टू। इसमें x इक्वल टू पाई बाय टू पुट करो। साइन पाई बाय टू क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो ये -1 बन जाएगा। Yes. -1 यानी नेगेटिव है, Yes. implies that the function कौन सा है, y इक्वल टू साइन एक्स, हैज ए मैक्सिमा एट, कहाँ पे, कहाँ मैक्सिमा है, by 2. एट Pi by 2. इक्वल टू पाई बाय टू। इसको देख लो, कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन लगे, इतना सा भी, जरा सा भी कंफ्यूजन हो किसी को, तो मैं ये पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझा दूंगा, है ना। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। अब यही काम हम मिनिमा के लिए देख लें एक बार। देखो जो हमने मिनिमा का डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये वाला, ये ग्राफ था, तो इसमें हमारी स्लोप नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हो रही थी, यानी स्लोप क्या कर रही है, Increase. इंक्रीज कर रही है। तो जब हम एक मिनिमा को अप्रोच करते हैं तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। द स्लोप हैज अ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज। ये बात ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह देते हैं, कंक्लूजन क्या लिखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एट द वैल्यूज ऑफ एक्स फाउंड इन dy by dx equal to 0, the function has a minima। फंक्शन का वहां पर क्या है, एक मिनिमा है। ये बात ठीक है ना। इसको कैसे कंफर्म करेंगे हम, हमने अपना डबल डेरिवेटिव जो फाइंड किया है फंक्शन का, वो किया है माइनस साइन एक्स। हम इसमें एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की, वो हो जाएगी, बोलो, साइन 3 पाई बाय 2 बाय द वे -1 होता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो +1 हो जाएगी, +1, क्योंकि माइनस तो पहले से है वहां पे। तो ये आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई करेगा द फंक्शन y इक्वल टू, लिख लेते हैं लेट्स से साइन एक्स, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, हैज ए मिनिमा एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, है ना। यहाँ तक नोट कर लो। अगेन कोई डाउट आए तो हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो फिर इसके और, है ना। सर एग्जांपल करते हैं अब। एग्जांपल ले लेते हैं और, है ना, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन सब लोगों ने देखे हैं? यस सर। चलो हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लोकेट वेदर द फंक्शन हैज अ मैक्सिमा और अ मिनिमा। पहले तो ये क्वेश्चन बना लेते हैं, लोकेट इफ द फंक्शन हैज ए मैक्सिमा और ए मिनिमा। हो सकता है दोनों भी हों, लेकिन दोनों क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो हम लोकेट करते हैं इसको, ठीक है ना। चलो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बताओ मुझे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाय dx किया हमने, कितना आएगा जल्दी बोल दो, 2x minus 5. 2x माइनस 5 आ जाएगा। इसको किसके इक्वेटर करना है, 0. 0 के। उससे जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू
5/2. 5/2. 5/2। चलो यहाँ तक देख लो, किसी को कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक तो पूछ लेना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, डबल डेरिवेटिव बता दो जल्दी से, इसका कितना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है? 2 सर। 2, सिर्फ 2, ये बात ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव है, ये बात ठीक है। अब चाहे x की कोई भी वैल्यू, ये तो 2 ही रहेगा, पक्की बात? कुछ तो बोलो। Yes. हाँ ना। यस सर। चलिए। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इससे क्या कंक्लूड किया हमने? कंक्लूड किया implies that the function has a क्या मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा। मिनिमा, वेरी गुड, मिनिमा है ना। मिनिमा एट x की कितनी वैल्यू? -5/2। नहीं यार, माइनस क्यों यार? 5/2. 5/2 सॉरी 5/2 है ना। 5/2 समझ गए बात? यस सर। अच्छा, ये मैंने क्यों इतने विश्वास के साथ कहा था कि इसमें सिर्फ मिनिमा या मैक्सिमा एक ही आएगा, वो बात मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ताकि धीरे धीरे आप भी वो वाली मैथ्स समझ जाओगे। देखो, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोलिक होता है, ये बात मालूम है सबको? y Yes. इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस Yes, bx sir. प्लस c, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। यस ये सर। Yes, sir. इसमें क्या होता है, अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ये इस तरह का पैराबोला बनता है। देखो, इस तरह का पैराबोला, ऐसा। ये ए बात समझ में आ रही नेगेटिव है? है तो ए जैसा, ए नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा उल्टा हो ऐसे जाएगा। जाके ऐसे आएगा, हाँ, ठीक है ना? V अच्छा, है तो अब यहाँ पे देखना, ये दोनों इसके रूट्स हैं, y कहाँ पे 0 हो रहा है, इसके रूट्स हैं 2 और 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जो हमारे था, तो वो बन जाएगा y इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 2। इसको देखना एक बार है ना, ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था यहाँ पे, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ऐसा बन जाएगा ये। तो इसके रूट्स जो हो गए 2 और 3 हो गए, ये बात ठीक है ना। अब इनका जो मिनिमा है वो ठीक बीचों बीच आएगा। देखो, 2 और 3 के ठीक बीच में यहाँ पे आएगा, इस जगह। 2 और 3 के ठीक बीच में क्या होता है? 2.5. 2.5, 5/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये तो हमने ग्राफ बना लिया, क्योंकि हमें आता था ग्राफ बनाना, लेकिन ये जो मेथड है ये हर उस जगह हमारी हेल्प करेगा जहाँ ग्राफ बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस। अच्छा, इसका असली एप्लीकेशन फिजिक्स में जो है वो वर्क एनर्जी पावर में आएगा। जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करेंगे? स्टेबल और अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, है ना। तो वहां पे ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो है ये हमें काम आएगा। तो क्लियर हुई बात सबको? यस सर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हमने डेरिवेटिव के सीख लिए, है ना। इसकी एक्सरसाइज फिर मैं आप लोग को दे दूंगा, तो उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। वेक्टर वाली कर ली थी एक्सरसाइज क्या सबने? यस सर। ठीक है, चलो थोड़ी बात इंटीग्रेशन की कर लेते हैं, है ना। तो इसको तो यहाँ पे बंद करते हैं और इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। लिखो इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अच्छा, इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरह से स्टडी करेंगे। आप देखो, है ना, इंटीग्रेशन को स्टडी करने के, समझने के दो प्राइमरी मेथड होते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। एक तो ये तरीका है, और एक है इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर ए कर्व, है ना। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, ये हम डायग्राम बना के बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन है ना। तो पहले रिवर्स प्रोसेस और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो हमने लिखा, अगर हम ऐसे लिखें y इक्वल टू f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं। फिर हमने लिखा dy बाई डी एक्स इज g ऑफ x, ऐसे लिख दें, ठीक है जी। तो अब लिखना जो मैं लिख रहा हूं कि इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स
इज एफ एक्स। एक बार लिख लो, फिर इसमें क्या कहना चाह रहा हूं मैं वो समझाता हूं मैं आपको, है ना। ये इंटीग्रल का सिंबल है, ये जो लंबा सा सांप बना देते हैं ना हम लोग, इसको इंटीग्रल का सिंबल कहते हैं ना। लिख लिया सर। अच्छा, ये लिख लिया। चलो इसको समझते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ये और एक फंक्शन है वो, ठीक है ना। फंक्शन कौन है? ये और वो, है ना। तो ये का इंटीग्रेशन अगर वो है तो वो का तो डिफरेंशिएशन वो का डिफरेंशिएशन, तो वो का डिफरेंशिएशन ये होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है ना। तो इसको बार ये इतना समझ जाओगे तो कोई अंग्रेजी समझने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। कि अगर दो फंक्शन है ये और वो, ये का इंटीग्रेशन अगर वो है तो वो का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा। बस इतना सा है, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। जैसे हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, है ना। ये सही है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स शुड बी साइन एक्स? होना चाहिए ना। कुछ तो बोलो हाँ ना। यस सर। ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन करने पे कॉस आता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा? साइन आएगा। उल्टा भी कह देते हैं, हम ये कहते हैं कॉस का इंटीग्रेशन करने पे साइन आता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा? कॉस आएगा। ये वो वाली बात समझ में आ गई? यस सर। बस यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा एक हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटी है जो हमें करनी होती है। हम यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना। एक फॉर्मेलिटी की तरह इसको लगाना है। देखो यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर इंटीग्रल के साइन के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखे हुए हैं उसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर जो भी है, इंटीग्रल जो भी है, उसके साथ एक प्लस सी जरूर लगाना है, नहीं तो स्कूल वाले मार्क्स काट लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इंटीग्रल ये कांस्टेंट क्यों लगता है ये हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, अभी इसको सिर्फ एक रूल की तरह से फॉलो करें। सर ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बना के देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? 2x होता है ना। तो अब इस लॉजिक से क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 2x dx जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, होना चाहिए ना। तो ये रिवर्स प्रोसेस वाली बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना, ये है। तो एक काम करते हैं, है ना, इंटीग्रल्स ऑफ सम नोन फंक्शंस है ना, ये सीख लेते हैं। शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे हमने सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए लिखा था। अलजेब्रिक फंक्शंस जिसमें हमने कहा था इंटीग्रल ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ये x n dx का मतलब होता है हम x की पावर n को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो इंटीग्रल x n dx ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये तो फॉर्मेलिटी है तो करनी है, एक बार लिख लो इसको, फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं इसका। लिख लिया सर। अच्छा ठीक है, चलो तो हमने, एक मिनट। हाँ लिख लो लिख लो।
लिख लिया सर। अच्छा जी, ठीक है जी। मैं लिखा इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। क्या लिखूं? 4/4 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Sure. आज बहुत लोगों की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्यों, है ना। एक दो लोगों की आवाज़ आ रही है मुझे, जैसे अर्पित की आवाज़ मुझे आई, है ना, राघवन की आई, शाश्वत की आवाज़ आई शायद, है ना, आकाश। आकाश की भी आवाज़ आई मुझे, है ना। मैं भी तो था। मैं कौन? प्रियांशु। प्रियांशु की आवाज़ आ गई देखो मुझे ना। और पता नहीं बहुत लोगों की आवाज़ ही नहीं आई भाई। तो अगर लोगों के पास आवाज़ें हों तो थोड़ा निकाल दिया करो कभी कभी, है ना। सर एक क्वेश्चन था, ये हम्म। x की पावर 4 कहाँ से आया? देखो यार फार्मूला देखो, आकाश बोल रहे हो ना? यस सर। आकाश ये देखो यार कि यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है, जो भी पावर है उसमें एक की बढ़त करनी है हाँ मालूम है। और जो नई पावर बने उसी से डिवाइड कर देना है। तो ओ जब की क्यूब समझ गया था समझ तो गया समझ 4 गया समझ बन गया। गया, 4 नीचे आ गया, है ना। ठीक है सर, ठीक है डन है ना, डन है। ठीक डन सर। अच्छा, यहाँ रूट एक्स कर देते हैं, रूट एक्स डी एक्स। अब करो बेटा इसको। x की पावर 3/2 बाय 2 into x की पावर 3/2 by 3 प्लस c। ये यस सर यही है। फॉलो नहीं करो तो तुरंत पूछ लेना, ये बात मुझे समझ नहीं आई। सर आ गई समझ। सबको आ गई? यस सर। अच्छा, और देखते हैं। सर एक और बार बता दो, मेरे को नहीं आई। राघवन। यस सर। हाँ राघवन, देखो यार यहाँ पे x की पावर हाफ है बेटा, है ना। तो जब हमने इंटीग्रल किया इसका तो हमने क्या किया, हमने लिखा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और प्लस c तो चलो है ही। ठीक है ना, ठीक है सर। ये है बस, और कुछ नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो ये c लगाना मत भूलना, बहुत लोग भूल जाते हैं, नहीं भूलेंगे सर। है ना। इसको उस तरीके से सोच लो, वो आपने YouTube पे कुकिंग वाले चैनल देखे हैं जो चलते हैं बहुत सारे, हाँ सर। वो करते हैं खाना बनाने के बाद ऊपर से धनिया पत्ता डाल देते हैं, हाँ सर। है ना। तो ये वो है यार, कोरिएंडर लीव्स फॉर गार्निश, है ना। ओके सर। तो गार्निश जरूर कर दें, मतलब ऐसा ना हो कि अपने सब बनाया किया गार्निश करना भूल गए, तो इसको जरूर करेंगे ना। ठीक है सर। ठीक है, ये मतलब स्वाद में कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, सिर्फ खूबसूरती बढ़ा रहा है ना। चलो और देख, आ जाओ अब करो। इसका हो जाएगा पावर 1/2 c। बोलो। 2x की पावर 1/2 बिल्कुल सही है। 2x 1/2 प्लस c। 2 रूट एक्स प्लस सी। 2x 3 हाँ यार 2 रूट x। 2 रूट एक्स प्लस सी 3 है, सबको minus कबूल है? 3/2 का 4। यस सर। कबूल है? कबूल है भाई? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes sir. इसमें एक्सेप्शन देख लेना, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। इंटीग्रल ऑफ 1/x dx में इसको अप्लाई आप नहीं करोगे, इसका आंसर होता है log to the base ex प्लस c। ठीक है, याद करना log x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/x 1/x। 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? log 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 x। x याद रख लोगे इसको? यस सर। तो एक्सेप्शन की तरह से इसको याद रखना है ना। ठीक है, अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, है ना। हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें हम एक काम करेंगे, हम इंटीग्रल ऑफ, यहाँ लिखते हैं देखो, sin x dx। कोई बता सकता है क्या होगा? 6
sin माइनस माइनस cos cos x x प्लस प्लस c। ठीक है जी। यस सर। चलो इंटीग्रल ऑफ cos x dx sin sin x x plus प्लस c। इंटीग्रल ऑफ sec x tan x, याद आ किसी को ये किसका डेरिवेटिव होता था sec x tan x dx, ये किसको डिफरेंशिएट करने पे आता था? sec x ठीक है ना? इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x dx, बोलो। cosec x प्लस सी। माइनस प्लस ये याद करो किसका डेरिवेटिव होता था ये? sec tan x प्लस c। थोड़ी प्रैक्टिस करना है डिफरेंशिएशन में, थोड़ा Okay. कच्चे साबित हो रहे हो ना। sec ये बता दो cot x cot x माइनस cot x है ना प्लस c। प्लस सी। ठीक है जी, इसको लिख लो। हाँ थोड़ा ऊपर ना, ये देखो ये 6 चीजें हैं पहले ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 के 6 पहले अच्छे से लिख लो। 3 पहले ये वाले लिख लो, फिर और 3 नीचे वाले लिख लो। सर लास्ट वाले में कौन सा sec था? एक मिनट, ये 3 लिख लिए सबने? यस सर। ये वाले 3 लिख लो। cos sec। सर sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, तो हमने वहाँ माइनस नहीं बेटा ऐसा नहीं है, देखो sin x का डेरिवेटिव cos नहीं होता, याद करो। देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था? d ऑफ cos x, ये होता था अरे माइनस हाँ, साइन। हम उल्टा चल रहे हैं ना। उल्टा चल रहे हैं ना, तो जब आप देखो इस माइनस साइन को तो ले आओ यहाँ, तो आप कहोगे माइनस cos x यहाँ ले आए और इंटीग्रल ऑफ sin x dx कर दिया आपने, है ना। तो इंटीग्रल ऑफ sin x dx क्या बन जाएगा? माइनस cos x बन जाएगा। आप ये कह सकते हो अपने आप को समझाने के लिए कि माइनस sin x का अगर मैं इंटीग्रल करूं तो cos x आता है। ये बात समझ रहे हो? यस सर। है ना, तो हम तो माइनस sin x का इंटीग्रल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो sin x का कर रहे हैं। तो sin x का इंटीग्रल होगा तो माइनस cos x आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि जितने भी इंटीग्रल हमने किए हैं उसमें राइट हैंड साइड पे जहां भी c से फंक्शन शुरू हुआ है ना, वहां माइनस लगा है। देखो यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है और यहाँ माइनस लगा है ना। यानी आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है इंटीग्रल करने के बाद अगर फंक्शन किससे शुरू हो? c से। c से, तो वहां पे माइनस साइन अपने से लगा देंगे। डिफरेंशिएशन में हम क्या कहते थे? जो फंक्शन खुद c से शुरू हो रहा है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ आएगा। रिपीट करो मेरे साथ। सर जो c से जो फंक्शन c से शुरू हो रहा है उनका डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ आता है। साथ आएगा। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? इंटीग्रल करने के बाद जो फंक्शन बने अगर वो c से शुरू हो तो माइनस साइन लगा के साथ माइनस लगा दो वहां पे, है ना। ठीक है ना, समझ गए बात? yes यस सर। है ना। तो इसमें से भी देखना ऊपर वाले 3 जो है ना, ये तो ऊपर वाले 2, ये वाले 2, ये दोनों और ये वाले दोनों, ये वाले फिजिक्स में सिर्फ यही 4 यूज होते हैं। ठीक है, बाकियों की जरूरत फिजिक्स में नहीं के बराबर पड़ती है ना। मैथ्स में तो और बहुत सारे फंक्शन बनेंगे अभी, सर बीच के 2 काम नहीं आते मतलब ज्यादा? नहीं के बराबर मैं कह रहा हूँ ना, बहुत रेयरली ऐसा होगा आपको इनकी जरूरत पड़े, है ना। बट ये 4 जो हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे फिजिक्स में। मैथ्स में तो सर हाँ एल्जेब्रिक फंक्शन में जब लिमिट्स देते हैं तब भी तो एक फॉर्मूला मतलब वो बेटा होता है। लिमिट अभी लेंगे ना, अभी लिमिट लेना हमने कहाँ सीखा है? लिमिट की तो बात ही नहीं करी हमने। ओके सर। अभी आते हैं वहां तक, अभी तो पहुंचेंगे, है ना। अभी तो 7:15 हुआ है, हम 7:30 तक शायद वहां पहुंच जाए, है ना।
चलो तो हमने लिखा अभी इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx। ये तो बहुत ही सिंपल है अब तो ना, ये तो हर तरफ से एक जैसा EX प्लस C। प्लस सी है ना, ये तो बस ये सी ई जैसा दिख रहा है यार, प्लस सी है ना। कर लेंगे, काम कर लेंगे e की पावर x dx वाला। यस सर। ठीक है ना। अब प्लस माइनस करना सीख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो हमारे पास हुआ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल है। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अलग से कर दें, प्लस माइनस रहने दें, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स अलग से कर दें, सी लगाना ना भूलें, है ना। यानी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो मेरे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स हो, ठीक है जी, डी एक्स लिख देता हूँ यहाँ। बताओ क्या आएगा। 2x माइनस नहीं cos बेटा, x 2x प्लस कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्यूब बाय अच्छा ओ सॉरी x क्यूब बाय 3 x माइनस cos x प्लस cos x प्लस cos x। प्लस सी। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लेना कि ये कैसे हो गया है। कर लोगे ठीक है। Yes, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना। अच्छा, स्कूल में मल्टीप्लाई करने वाला सिखाया है आपको। स्कूल में मल्टीप्लाई करने वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना सिखाया है। हम तो अभी इंटीग्रेशन पे पहुंचे भी नहीं। पहुंचे ही नहीं हो। मैं भी नहीं पहुंचा। चलो यार, मल्टीप्लाई करने वाला मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि ये समझ में आएगा, है ना, या नहीं आया तो क्या होगा और कैसे है। फिजिक्स में इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, इसको एज ए बोनस लेकर चलें। आए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो उससे भी बढ़िया, ठीक है ना। चलो तो हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, यहाँ तक लिख लो। इसमें हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। यानी हमें डिसाइड करना पड़ता है किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड। वो हम सोच समझ के कर लेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट यू हैव टू टेक अ फर्स्ट फंक्शन एंड अ सेकंड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है। एनीवे, तो जब हम ऐसा कर देते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या बनता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन छाप लो ड्राइंग की तरह। देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन, है ना। मैं इसको एक बार, है ना, वो कविता के फॉर्म में सुना देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे सेकंड फंक्शन लिखना है मुझे, जी एक्स नहीं लिखना। तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको पूरे को डी एक्स में बंद कर देते हैं, है ना। तो एक बार चाहो तो ये गाना गा लो मेरे साथ। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको एक दूंगा, है ना। इसको पहले छाप लो ऐसा कैसा। डन सर। कर लिया। एक सेकंड सर। हाँ एक बार बड़ी मुश्किल से छपा है। कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं अभी इसका, है ना। छाप लो किसी तरह, ड्राइंग की तरह बना लो। बस ये देखना कि ड्राइंग ऐसी कैसी बने, उसमें गलती ना हो, है ना। बन गई ड्राइंग, बन गई। देखो सबको पता है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। मुझे बताओ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, यहाँ प्लस सी लगाना भूल गए थे हम यहाँ। तो यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी होगा, नहीं। तो हम एक काम करते हैं, देखो हमने कहा कि हमारे पास
इंटीग्रल ऑफ x इंटू एक्स डी एक्स है। ये 2 बार x लिख सकता हूँ मैं इसको? यस सर। यस क्या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं, तो फर्स्ट भी यही है सेकंड भी यही है। यस सर। अब हम इसको अपनी कविता में इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या लिखा? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस बड़ा इंटीग्रल लगाया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होता है बेटा? 1 होता है ना? इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ कितना? सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स है ना। इसको फिर से इंटीग्रल करना है बस यहाँ पे, है ना। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये कितना हो गया? एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब बाई 2 हो जाएगा ना, एक्स क्यूब बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 है ना, डी एक्स। ये हो जाएगा। यस सर। एक बार और कर दो इसको, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय 2 तो आ ही चुका है हमारे पास। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा? 2 तो कांस्टेंट है, वो तो हाफ बाहर आ जाएगा, है ना। एक्स 3 बाई 6 आ जाएगा, है ना। बस ये हो गया, प्लस सी लगा देते हैं यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ देते हैं। 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यस यहाँ क्या रहेगा? 3x क्यूब और यहाँ x क्यूब आएगा, तो ये हो गया 4x क्यूब बाय कितना हो गया? 4x क्यूब बाय 2 बाई 3 एक्स क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 2/3 x क्यूब। 2/3 आना क्या चाहिए था हमारा? x क्यूब बाय 3 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ की क्या हमने जोड़ने में? 4 होगा। मतलब हमने जोड़ने में कुछ गड़बड़ की है क्या? यस सर, करी तो होगी। हाँ बिल्कुल करी होगी, तभी आया। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखा हमने, है ना। यहाँ एक्स क्यूब बाय 6 आया। दोनों में हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 आ रहा है। सर एक बार सही ऊपर है, से यहाँ देख तो लेते हैं। ऊपर होगा। ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स हमने लिया एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रल करते हुए आया एक्स क्यूब बाय 3। 3 से मिलके 6 हो गया और यहाँ बन गया हमारे पास क्या? यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 था ना इंटीग्रल, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आया, तो एक्स क्यूब बाय 2 आ गया। एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 आया। यहाँ तक तो सही है। अगर मैं इसमें से हाफ कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आता है 1 + 1/3। ये आता है 1 + 1/3 मिलकर कितना होता है? 4/3। तो हाँ, तो यही रहा 2/3 एक्स क्यूब उड़ का है। अच्छा मुझे आ गया समझ में। यहाँ प्लस नहीं है बेटा, यहाँ माइनस होता है यार। ये जो साइन है ये माइनस है, इसको सही कर लो यार। ये जो सिंबल है ना, ये हम शुरू से ही गलत लगा रहे हैं। तेरे फॉर्मूले में माइनस फॉर्मूले होता में था। माइनस साइन है, हाँ यही तो। ये माइनस साइन है, बहुत बड़ी गड़बड़ लिख दी हमने वहाँ। ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस। ये कितना आएगा? देखो 3x² माइनस एक्स क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? एक्स एक्स क्यूब आएगा। अब एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, है ना। बिल्कुल, है ना। वो फॉर्मूला ठीक कर लो एक बार, है ना। सही, हाँ ठीक है। ठीक है ना, एक बार इसको कर लो। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम सर, प्लस गड़बड़ सी। ना करें, है ना। प्लस सी, हाँ यार वो धनिया डालना तो भूल ही गए। प्लस डन सर, कर लिया, नोट कर लिया। यस सर।
यस सर। ठीक है जी, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, एक और ऐसे ही बहुत सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि एक्स क्यूब का इंटीग्रल करना था हमें, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स हमें इसी मेथड से करना था। तो हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया एक्स और एक्स स्क्वायर में, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है ना। करें इसी फॉर्मूला से। तो पहले Yes, क्या sir. लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स सेकेंड फंक्शन माइनस माइनस, है ना, इंटीग्रल ऑफ बड़ा इंटीग्रल लगाया, फिर एक ब्रैकेट लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना हुआ 1 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल, और फिर इंटीग्रल, ये बात ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 सर 4 हो जाएगा x to the power 4 by 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। yes sir इधर देखो, अच्छा इधर देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, x cube by 3 एक्स क्यूब बाई 3, तो ये बन गया एक्स क्यूब बाई 3 का एक बार और इंटीग्रल, है ना। तो ये बन जाएगा एक्स का पावर 4 बाई 3 माइनस यहाँ क्या बन जाएगा एक्स का पावर 4 बाय 12 बन जाएगा, वेरी गुड, 12 हो गया, प्लस सी लगा देंगे। अच्छा एलसीएम में 12 ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 4 टाइम और 4 माइनस एक्स का पावर 4 3x raised to power 4 upon 12 3x का पावर 4 अपॉन 12 प्लस सी। तो ये बन गया हमारे पास 4 by 4 प्लस हेंस प्रूव्ड भी लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये फिजिक्स में देखो बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जैसे मान लो है ना, कभी हमारे पास इस तरह का इंटीग्रल आ जाए, है ना, इससे एक बहुत अच्छा इंटीग्रल बनता है, वो है इंटीग्रल ऑफ log x dx, है ना। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस फंक्शन से करें तो इजी हो जाता है। कैसे कि log x का इंटीग्रल हमें नहीं पता, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन तो पता है, तो हम क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ log x into 1, नहीं उल्टा लिखते हैं, बल्कि 1 इंटू लॉग एक्स, 1 into log लिखा 1 इंटू लॉग एक्स, है ना। अब मुझे बताओ कि इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह इंटीग्रेट करें, ये हुआ फर्स्ट, ये सेकंड, तो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ log x dx, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ differentiation of first 1 ही है। 1 का तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन या फिर उसमें ना हमने 1 2 उल्टा लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसको। सर log x पहले आएगा 1 बाद में आएगा ना, 1 बाद में आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ इस केस में हमारे पास यहाँ जो होगा, यहाँ log x आ जाएगा, log x इंटीग्रल ऑफ 1 dx आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है 1 बाय x इंटू इंटीग्रल ऑफ, है log x का इंटीग्रल तो 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय x होता है ना, इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx आ जाएगा, 1 dx, और फिर इस पूरे को dx में बंद कर देते हैं। तो देखो ये बन गया कितना, 1 dx का इंटीग्रल कितना हुआ x, तो x log x माइनस 1 dx का इंटीग्रल कितना होता है x, x से x कट गया, तो ये बचा इंटीग्रल dx, तो ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, x log x माइनस x, ये आंसर हो गया हमारा, प्लस सी। तो आज से अगर कोई पूछे इंटीग्रल ऑफ log x dx क्या होता है, ये तो क्या आंसर देंगे हम, हाँ, क्या? x log x माइनस x, माइनस x प्लस c। ये आंसर कर सकते हैं ऐसा, यस सर। ठीक है। यस सर, तो नोट कर लें। हाँ, इसको नोट कर लो, और ये हमारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की कहानी है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है, जिसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व अगली बार पढ़ेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स, यस सर। काइनेमेटिक्स शुरू कर लेते हैं यार, क्योंकि है ना, नहीं तो फिर बहुत दूर हो जाएंगे स्कूल से हम, है ना। यस सर, सर एरिया अंडर द कर्व तो वही आ जाएगा ना जो इंटीग्रेशन की जो फाइनल limit आंसर आया लगाना है, जो लिमिट लगाने हाँ का, लिमिट लगा के, limit यस लगाना है ना, बस वो सीख जाएंगे,
थोड़ी सी देर का काम है उसमें, है ना। तो वो करके फिर काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ लेंगे। और ये जो आपकी फ्राइडे वाली क्लास छूटी हुई है ना अभी, यस इसको दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो तरीका है जो रेगुलर क्लास है उसको उसमें आधा 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 घंटा ज़्यादा ले लें 3 बार, यस सर। है ना। एक तरीका ये है। एक तरीका है संडे को एक साथ 1.5 घंटे की एक क्लास ले लें, सर संडे को ले लेते हैं संडे ना। को सर एक संडे साथ को ले लीजिए, वो ज्यादा संडे है ना बिल्कुल सही बात है। हर बार ऐसा हो जाएगा, वो झेलना पड़ेगा 2-2 घंटा ना। हाँ, नहीं सर, वो नहीं है क्योंकि नहीं उससे मतलब सर नहीं वो टॉपिक यार, 2 वाइज घंटा बहुत हो जाता डिले है। हो जाएगा ना। मैं समझ गया, ठीक है ना। तो संडे, इस वाले संडे जो आ रहा है ना उसमें कोशिश करेंगे जल्दी रख लें, सुबह थोड़ा जल्दी। ठीक है सर। सुबह जल्दी Okay, उठने में दिक्कत तो नहीं होती किसी को? सर जैसे नहीं कितने सर, बजे? सर 8 क्योंकि बजे मेरा रखेंगे यार, स्कूल। 8 बजे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। एक सेकंड सर। कोई नहीं, एक बार डिस्कस कर लेंगे। 8 बजे नहीं होगा तो फिर सीधे 2 बजे लेनी पड़ेगी यार, उससे पहले नहीं हो पाएगी फिर वो क्लास। ठीक है सर, 8 बजे ठीक है, 9 बजे मेरी फिजिकल की। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। चलो 9 बजे क्या एक क्लास? मिनट, 8 से 9:30 तक रहेगी क्लास? 8 से 9:30 तक सर। अच्छा, संडे को स्कूल वाले पता नहीं क्यों क्लास लेते हैं, लेकिन 8 लेते से हैं। 9 ले लेंगे यार, आधा घंटा फिर कभी पढ़ लेंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है फिर चलेगा। 8 से 9 रख लेंगे, ऐसी बात है ना। नहीं तो फिर मतलब वो दूसरा ऑप्शन जो है फिर वो दिन में 2 बजे वाला 7:30 है से। 7:30 ये लोग फिर देखो नाटक ना करें, फिर कहें कि हमें उठा दिया और आंखें लाल हो रही है हमारी। तो नहीं सर, 5 बजे तो वैसे उठना पड़ता है, पक्का? 7:30 से कौन करेगा। सर मेरी 7 से चलती है सर क्लास। अच्छा, नहीं तो आ जाओगे 7:30 बजे आ जाओगे क्लास में? नो सर। सर 7:45 पे खत्म हाँ होती सर है। आ जाएंगे, मैं तो आ जाऊंगा 7:30 बजे, मेरे को कोई नहीं, दिक्कत सबको नहीं। आना जरूरी है यार, ऐसे थोड़ी होता है मैं आ जाऊंगा। हाँ समझ, ठीक है सर। 8 से 9 ले लेते हैं, 8 उस से पे 9 कर आधा लेते हैं, घंटा। आधा घंटा और फिर कहीं पे ले लेंगे, है ना। ठीक है सर। चलो डन। चलो ओके सर। इसके रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ जिन्होंने मिस किया। थोड़ा सा सर ऊपर स्क्रॉल करना। हाँ हाँ, यहाँ तक। पीडीएफ ही सेंड कर देना। हाँ, सर थोड़ा सा पीडीएफ तो अभी भेज दूंगा, और ये वीडियो प्रोसेस होते ही मैं इसको उस पर डाल दूंगा चैनल पे ना। सर आप इसके डीपीपी दे देंगे क्या? इसकी डीपीपी भेज रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो बंद करूँ फिर इसको मैं? यस। चलो, है ना। नेक्स्ट टाइम तक इसका कैमरा भी ठीक हो जाएगा तो काम हो जाएगा ना। हाँ, अब एक इसमें समस्या क्या है ना यार, जो नया वाला सेटअप है ना, यहाँ पे गाजियाबाद में यार लाइट जाती है काफ़ी, तो इस वजह से अब इसको लैपटॉप पे लेनी पड़ रही है। पहले मैं क्लास लेता था टीवी पे। नहीं सर इतनी ज्यादा नहीं जाती, अब कम हो गई, अरे पहले बहुत जाती अभी थी। अभी क्लास लेते, आपको पता नहीं चला लेकिन क्लास लेते हुए 2 बार गई है, देखो। ठीक है, यस सर, जा तो इतने रही यहाँ थी तो नहीं बीच जाती में। सर, इतनी ज्यादा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, समझो 2 बार लाइट गई है, वो तो आपको मैंने पता नहीं लगने दिया, क्योंकि मैंने जो राउटर है उसके साथ भी एक पावर बैकअप लगाया हुआ है, और ये जो अभी चल रहा है ये एक लैपटॉप पे चल रहा है। दोनों का अपने अपनी पावर हो गई है ना, तो पता भी नहीं चलेगा, लाइट आके चली जाती है ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब अगर वो जो पहले वाला सिस्टम था उसमें टीवी था, टीवी को पावर बैकअप इस तरह से नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें तो जब वो कट के वापस आती है लाइट, उतनी देर आपका कनेक्शन गायब रहेगा, है ना। तो इस वजह से ये लैपटॉप पे ही ली जा रही है क्लास। तो इसमें थोड़ा सा वो वेबकैम वाला इशू था, तो 1-2 दिन लगेंगे उसको ठीक होने में, तो तब से आ जाएगा, है ना। तो तब तक मान लेना कि इस तरफ मैं हूँ, है ना, आवाज़ से काम चला लेना। यस सर। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू।